नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत में हिंदी साहित्य का विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, किंतु यदि हम यथार्थवादी एवं व्यापक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन करें तो हमें अनुभव होगा कि ऊपर के कथन से साहित्य की बहुत सीमित भूमिका ही स्पष्ट होती है। यथार्थ के धरातल पर साहित्य की भूमिका इतिहास की ही है भांति व्यापक होती है और साहित्य को समाज का दर्पण नहीं परंतु संपूर्ण इतिहास या युग विशेष जिसमें साहित्य विशेष की रचना की गई है का प्रतिबिंब कहना अधिक उचित है। इतिहासकार के रूप में आज जब हम किसी युग के साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, ख़ास तौर पे हमें ये देखना होता है कि साहित्य का योगदान सामाजिक परिवेश में कितना अभी है और कितना इससे पहले था, और स्थिति परिस्थिति घटना प्रक्रिया व प्रवृत्ति के किसी न किसी रूप में साहित्य में हमें दर्शन अवश्य हो जाता है। यदि साहित्य की इतनी व्यापक भूमिका नहीं होती तो हम प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अंश अगर हम देखें, उसमें सबसे बेहतरीन हिस्सा जो है वह साहित्य का विकास है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में खास तौर पर साहित्य, विशेषतः हिंदी साहित्य के योगदान का पिछले अनेक अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है। उदाहरण के लिए सल्तनतकालीन कला विषयक अध्याय में चित्रकला के अध्ययन के लिए अनेक साहित्यिक ग्रंथों जैसे चंद्रयान, मृगावती आदि का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार चाहमान वंशीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के इतिहास के संदर्भ में चंद्रबरदई के पृथ्वीराज रासो और अलाउद्दीन खलजी के राजपूताना अभियान के संबंध में मलिक मोहम्मद जयसी के पद्मावत का भी उल्लेख किया जा चुका है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती कि साहित्य एवं इतिहास खास तौर पर अन्योन्याश्रित है। मध्यकाल में युग परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी उसका अनुरूप परिवर्तन हुआ है और इस पक्ष का व्यापक अध्ययन तो हम इस अध्याय में आगे करेंगे, परंतु यहाँ हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य सही अर्थों में किस प्रकार अपने युग का बोध करता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में जिस बहुराज्यवादी व्यवस्था का विकास हुआ उसने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है और इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश उत्तर भारतीय प्रादेशिक भाषाओं का इसी युग अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक रूपों में उदय एवं विकास हुआ है। प्रस्तुत अध्याय में सारी प्रादेशिक भाषाएं एवं उनके क्षेत्रीय रूपों का विवेचना करना संभव नहीं है, अतः मध्यकालीन भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन की दृष्टि से हम केवल समकालीन हिंदी साहित्य को ही प्रतिनिधि साहित्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम या आदि युग से, जिसे आदिकाल या वीर गाथा काल नाम से पुकारा जाता है, खास तौर पे हमें पूर्व मध्यकालीन भारत की सामंतवादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। वस्तुतः तत्कालीन हिंदी साहित्य आदिकालीन युग सामंतवादी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचियों का प्रतीक है। हिंदी साहित्य का द्वितीय युग भक्ति काल कहा जाता है। इसी काल में दिल्ली सल्तनत का पूर्ण विकास हो चुका था और अख्तादारी व्यवस्था ने सामंतवाद को आहत कर दिया था और भारतीय धर्म एवं समाज ने नवोदय की ओर करवट लेनी प्रारंभ कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप सारे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के रूप में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारवादी आंदोलन चला था। समकालीन हिंदी साहित्य ने उक्त आंदोलन को वाणी देकर उसे मुखारित किया। भक्ति काल के पूर्णतः विकसित होने पर जब संपूर्ण भारत में प्रेम मर्गी धारा प्रभावित होने लगी और जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था के रूप में सामंतवादी व्यवस्था नए रूप में उभर कर आई और जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था का पूर्ण तरह से विरोध किया। रीति नीति और धर्म विषयक परिवर्तन के इस युग को रीतिकाल कहा जाने लगा और इस प्रकार मध्यकालीन हिंदी साहित्य समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का बहुत यथापूर्वक प्रतिबिंब है। प्रस्तुत अध्याय में पूर्वोत्तर प्रवृत्तियों का विवेचन करने से पूर्व ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी शब्द की व्याप्ति के बारे में जानना उपयोगी होगा और हिंदी और हिंदवी और हिंदुस्तान
शब्दों का अर्थ भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में आने वाले अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से ही भारत आए। अतः भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे और हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के इक प्रत्यय लगाने से हिंदी बन गया। संज्ञा के रूप में हिंदी का अर्थ है हिंदी का भाषा में इस शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया और ख़ास तौर पे हम देखेंगे हिंदी कही जाने लगी 1424 से 25 में सफुजुद्दीन यजदी द्वारा लिखित जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार उपयोग किया गया। हिंदी का उल्लेख करते समय उर्दू का भी उल्लेख कर देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उत्पत्ति एवं विकास की दृष्टि से हिंदी और उर्दू दोनों ही संगोत्रीय भाषाएं हैं। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसके अर्थ है शाही शिविर या खेमा। जैसे कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि सल्तनत काल में तुर्की शासक के मध्य एशिया के अपने प्रदेश के साथ संबंध टूट गए और उन्हें विभिन्न मिश्रित तत्वों को लेकर अपनी सेना का गठन करना पड़ा। इन मिश्रित तत्वों को आपसी संपर्क एवं बोलचाल के लिए भाषागत समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। परिणाम स्वरूप सल्तनतकालीन सेना के मिश्रित तत्वों ने बोलचाल की एक भाषा को ईजाद किया जिसे मूल तौर पे फौजी खेमा में बोला जाता था। इस मिश्रित भाषा को उर्दू कहा जाने लगा। मध्यकाल में उर्दू को मुख्यतः हिंदवी कहा जाता था और खलजी और तुगलक काल में जब सल्तनत का दक्षिण भारत में विस्तार हुआ तो दक्षिण में जाकर बसने वाले सैनिक, सूफियों, अमीरों, अधिकारियों को भी इस भाषागत समस्या की ओर अधिक कठिनाइयों से सामना करना पड़ा, क्योंकि वे दक्षिण भारत की प्रादेशिक भाषाओं से भी पूर्णतः परिचित थे। लेकिन परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में मिश्रित भाषा के रूप में जिसे उर्दू का विकास हुआ वहीं दक्कनी कहलाया। दक्कनी ही उर्दू भाषा का आदि या शास्त्रीय रूप है और 18वीं शताब्दी के मध्य तक उर्दू को हिंदी अथवा दक्कनी के रूप में पुकारा जाता रहा। आम लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी दक्कनी ही पुकारते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू भाषा को इन्हीं नामों से जाना जाता था, पर 19वीं शताब्दी के मध्य में उर्दू के उक्त नामों से प्रचलन बंद हो गया। इसे आधुनिक रूप में उर्दू कहा जाने लगा। इस प्रकार मध्यकाल में राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन के बड़े रोचक परिणाम निकले और समकालीन भाषा उसके साहित्य उसके सबसे उत्कृष्ट रूप में हमें देखने को मिलता है।